हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मेरे दाईं तरफ 3 लोग और मेरे बाईं तरफ 2 लोग बैठे हैं और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम 6 लोग बैठ कर के क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिक्षा एक ऐसा करामात हथियार है जिसे दुनिया को बदला जा सकता है। खैर, मैं वर्तमान में यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बैठा हूं और बहरोड की दिशा और दशा दोनों को एजुकेशन में नया नया आयाम देने वाले मेरे साथ सुमित सर हैं। सबसे पहले सर, सुमित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सुमित सर यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ साथ अब कैरियर पॉइंट कोटा की टीम, जी हाँ, आप मेरे साथ सुमित सर के अलावा जो 4 लोग देख रहे हैं वो कैरियर पॉइंट कोटा की फैकल्टी हैं जो आपके अब बहरोड में सेवाएं देंगे। तो आज मैं इन सभी से जानूंगा कि बहरोड के क्षेत्रवासियों के बच्चों के लिए ये लोग क्या नया करने वाले हैं, क्योंकि जो सुमित सर के प्रयास है वो हमेशा से शिक्षा को लेकर के बहुत शानदार रहे हैं और पिछले 13 वर्षों से यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है, जिसकी व्याख्या मैं आप सभी लोग पिछले 13 सालों से देख ही रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे जो दाईं तरफ बैठे हैं वो है यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर सुमित सर। मैं बाईं तरफ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं, RS राठौड़ सर। मेरे जो बिल्कुल लेफ्ट में बैठे हैं धनंजय दीक्षित सर। मेरे सुमित सर के राइट में जो बैठे हैं विवेक सर, और विवेक सर के जो राइट में बैठे हैं उनका नाम है अंसारी सर, शहनवाज अंसारी सर। मेरा पहला सवाल सुमित सर आपसे है और मेरा पहला सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे आप बहरोड के क्षेत्र में IIT नीट की कोचिंग खोलनी चाहिए। जी, सबसे पहले मैं अलवर ज़िले के उभरते हुए संस्थान KD टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्रीमान कृष्ण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे लिए कुछ समय बचा कर रखा। पिछले 13 सालों से यूनिक ग्रुप साइंस में अपनी बेहतर सेवाएं देता आ रहा है। जब गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेरिट मेंटेन की जाती थी, उस समय में यूनिक स्कूल राठ क्षेत्र का एकमात्र वो संस्थान रहा है जिसने हमेशा साइंस विज्ञान वर्ग के रिजल्ट में अहम भूमिका रखी है। आपको बताएं, 13 सालों में सैकड़ों बार जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मेरिट रखकर यूनिक ने अपनी अनोखी पहचान कायम की है। जैसा कि कृष्ण सर ने बताया, कहाँ आवश्यकता महसूस हुई कि बहरोड में IIT और नीट की तैयारी करवानी चाहिए। पिछले 13 सालों से सफलता के इन आयाम को ध्यान में रखते हुए मेरे कितने ही नौनिहाल, मेरे कितने ही स्टूडेंट्स सीकर, कोटा, जयपुर अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे हैं। कितने ही विद्यार्थी आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजरे हैं, कितनों को यूनिक ने सहयोग किया है, कितने ही बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से सर नहीं जा पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे दिमाग में आया, क्यों ना हम IIT नीट में कुछ ऐसा करें जो आज तक किसी ने नहीं किया। यह सोचकर यूनिक ने कैरियर पॉइंट कोटा की फ्रेंचाइजी कोटा की टीम के साथ रखी है, जो मेरे साथ में दाएं और बाएं तरफ साथी बैठे हैं। आप सभी कैरियर पॉइंट कोटा से भेजे गए वो वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में हजारों IITians और नीट्स में सिलेक्शन दिए हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपकी ये दूरगामी सोच का ही परिणाम है जो बहरोड शिक्षा में इतना अच्छा कर रहा है। मेरा पहला सवाल RS राठौड़ सर आपसे है, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं ना, उनको आप ये बताएं कि इंट्रोडक्शन आप मुझे बताएं इसके बारे में, IIT और नीट होता क्या है। मैंने गुड इवनिंग बहरोड। कृष्ण सर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक इनिशिएटिव क्वेश्चन है फॉर एवरी पेरेंट्स, सभी अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, कि सबके दिमाग में ये रहता है कि मैंने 10th क्लास पास आउट कर ली, 11th में कंप्लीट हो गया, 12th कंप्लीट कर ली, इसके बाद मेरे पास क्या स्कोप है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम इंडिया के टॉप 10 एग्ज़ाम्स की बात करें तो उन एग्ज़ाम्स में नीट और JEE के एग्ज़ाम्स टॉप 10 में आते हैं। जैसे NTA ने नीट और IIT JEE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, तो इसके अंदर अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहता है या इंजीनियरिंग की स्टडी करना चाहता है तो वो IIT JEE का एग्ज़ाम फाइट करता है, और अगर कोई मेडिकल एस्पिरेंट है तो वो नीट का एग्ज़ाम फाइट करता है। तो इसके लिए
मेन प्रोडक्टिविटी ये है लाइक कि IIT JEE की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी सीट्स हैं अप्रॉक्स IITs NITs EETs सबको अगर हम कंप्लीट करें तो बच्चों के पास अप्रॉक्स 50,000 के आसपास की सीट होती है। तो हमारे पास एक अच्छा रेशियो है कॉलेज एडमिशन्स के लिए और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया विद्यार्थियों के लिए। मेरा अगला सवाल विवेक सर आपसे है। मैं विवेक सर से शुरुआत करता हूँ कि सर जब बच्चा तैयारी करता है तो उसको परफेक्ट तैयारी की जो दिशा होती है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं गुड इवनिंग बोलना चाहता हूं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से आते हैं, एक्चुअली मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूं और मैं नीट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ करना चाह रहा हूं कि जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से हैं उनके लिए नीट एक सिंगल एग्ज़ाम बन चुका है आज के समय में, जिसके थ्रू आप किसी भी मेडिकल स्पेशलिटी में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे तो MBBS करना चाहें, चाहे तो BDS करना चाहें, चाहे तो BAMS करना चाहें, BHMS करना चाहें, और उसके लिए एक सिंगल हमारे पास एक ही एग्ज़ाम है नीट। और नीट में आज के समय में सीटें बहुत बढ़ चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 प्लस सीटें MBBS के लिए है, BDS के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 28,000 सीटें हैं, जिसमें अप्रॉक्स 50% सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, 50% प्राइवेट कॉलेज में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि सीटें तो बढ़ी है लेकिन सीटों के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग आज के समय में लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए। परफेक्ट तैयारी के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, नीट का सिलेबस वही है जो हमारे NCERT का सिलेबस है, बस क्या होता है दोनों का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे बच्चा तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हर दिन क्लास रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करें। सबसे इम्पोर्टेंट मैं देखता हूं कि जो बच्चे खासकर कंटिन्यू हैं, पूरे थ्रू आउट ईयर कंटिन्यू रहे हैं, तो कंटिन्यूटी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसे मैंने देखा कि कंटिन्यूटी और विथ कॉन्सेंट्रेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चे कंटिन्यू रहे थ्रू आउट, जैसे क्लास चलती रही तो क्लास अटेंड किए, जितने भी क्लासेस के दौरान जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर DPP प्रोवाइड की जा रही है, वो DPP वो सोल्व करते रहें। साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ तो जितने भी उनके पैकेज में मिले हुए ऑब्जेक्टिव्स MCQ मिले हुए हैं वो सारे क्वेश्चन बनाएं, सर के साथ उस टॉपिक को उसी समय डिस्कस कर लें। जैसे ही आपका कोई डाउट आता है तो सारा डाउट भी क्लियर करते चले, क्योंकि देखिए अगर बच्चे डाउट क्लियर नहीं करते चलेंगे तो क्या होगा, एक समय डाउट का बर्डन इतना बढ़ जाता है कि वो बैक सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं और करंट भी उनका छूटते चला जाता है। तो परफेक्ट तैयारी में क्या होता है कि डाउट का और साथ ही साथ रिवीजन का अहम रोल है। मतलब आप तैयारी के साथ साथ आपको साथ ही साथ डाउट और रिवीजन को रेगुलर लेते चलना है और एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए टेस्ट ही वो है जो इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो नीट का पेपर हो रहा है उसमें अप्रोक्सीमेटली 180 क्वेश्चन है। 180 क्वेश्चन मतलब सोल्व करने हैं। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चन ऑप्शनल है। अब क्या हो रहा है, आपको समय मिला है 3 घंटे 20 मिनट का। अब इतने कम समय में आपको सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बनाने हैं, तो इसका मतलब उस टाइम ड्यूरेशन, गिवन टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए परफेक्ट उस पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए 180 क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये कैसे क्लियर होगा, जैसे ही आप टेस्ट देंगे, बार बार टेस्ट देंगे, पूरे साल आप पढ़ाई के साथ साथ सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और इसी के लिए DPP हम लोग क्लास में प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर जैसे चल रहा होता है, टॉपिक उस चैप्टर के पार्टिकुलर टॉपिक खत्म हुए, हमने DPP प्रोवाइड किया, चैप्टर खत्म हो गए, MCQ का 400-500 MCQ हम लोगों ने करवा दिया। तो उससे क्या होता है, पूरा कमांड हो जाता है उस चैप्टर पे और बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, निगेटिव होने के चांस बहुत कम होते हैं। यही हमारी परफेक्ट तैयारी का ही डायरेक्शन रहता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है सर कि जब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का शुरुआती दौर में ज्ञान नहीं होता है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कि उनको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है उस समय में। तो सर मान लीजिए आपके पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है और उसके किसी दिन उसकी क्लास किसी कारणवश रह जाती है, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है?
सबसे पहले तो गुड इवनिंग बहरोड सर। ये जो सवाल आपने पूछा है कि किसी कारणवश अगर कोई बच्चा क्लास नहीं ले पाता है, कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है सर, हमने यहाँ पे हमारे कैंपस में वीडियो लाइब्रेरी हमने बनाई है, जिसमें क्या होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास होंगे और उन रिकॉर्डेड वीडियो को बच्चा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आराम से यहाँ पे बैठ के देख सकता है। तो जो भी डाउट्स उसके होंगे उस क्लास से रिलेटेड, जो उसकी क्लास रह गई है, वो उसमें कवर अप हो जाएंगे आराम से। बिल्कुल सर, मेरा इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल और भी है आपसे कि जब बच्चे को मान लीजिए अभी उसने क्लास ले ली है तो बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो डाउट क्लियर करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए सर कि जब बच्चा स्टडी करेगा 8 से 10 घंटे, जब वो अपना सिटिंग देगा और स्टडी करेगा, क्लास में भी जब वो पढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको डेली डाउट्स तो आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारे जो रेगुलर क्लासेस होते हैं, उन रेगुलर क्लासेस के बाद में 1.5 से 2 घंटे का हमने डाउट काउंटर रखा है। उसमें क्या होता है कि हमारे सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो एक साथ बैठती हैं जी, और वहीं पे बच्चा आता है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है और उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी जो बच्चे की सफलता में जो सबसे बड़ा हाथ होता है डाउट काउंटर्स का बहुत बड़ा होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे सामने डाउट आते हैं, लेकिन अगर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो सफलता का जो रेशियो बढ़ जाता है। मेरा अगला सवाल सुमित सर और अंसारी सर आप दोनों से है कि बच्चे को कब से प्री फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और कैरियर पॉइंट बहरोड में आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि बच्चे का जो फाउंडेशन, जो बैकग्राउंड है, उसको आप मजबूत करेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट, कोई भी जो हम देखते हैं जेई नीट बच्चा क्रैक करता है तो उसमें 95% रेशियो उनका इंक्रीज हो जाता है जो कि 8-9 क्लास से ही प्रिपरेशन करते हैं। 8-9 क्लास से हम प्रिपरेशन कराते हैं तो उसमें बच्चे को हैबिटेट करते हैं और एक्सपर्ट बनाते हैं, हमेशा उनको टेस्ट लेकर और अच्छे से नॉलेज देकर। उनके बाद बच्चा हैबिटेट हो जाता है और एक्सपर्ट हो जाता है उस साइंस के फील्ड में, जो कि क्लास 11-12 में जाता है तो जेई नीट के एग्ज़ाम में क्रैक करने की संभावना 99% हो जाती है। इसी क्रम में प्री फाउंडेशन को लेकर कृष्ण सर ने जो क्वेश्चन किया है आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि हमें कैरियर पॉइंट कोटा से गाइडलाइन मिली है, अक्सर अभिभावक प्री फाउंडेशन शब्द को लेकर बैकफुट रहते हैं। एनसीईआरटी और प्री फाउंडेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जहां एनसीईआरटी में पर लेसन 25 क्वेश्चंस तक रहते हैं, वहीं फाउंडेशन में उनकी क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है, संख्या है, वो 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाती है, जिसमें क्वेश्चन 70 to 100 बन जाते हैं। जहां हमारा बेटा 4 to 5 लाइन का कोई आंसर लर्न करता है, वहीं फाउंडेशन कल्चर उसके टुकड़े बनाकर 4 से 5 क्वेश्चन उसमें और एक्स्ट्रा कर देती है। इसी का नाम फाउंडेशन है। मीन्स सतत प्रयास की प्रक्रिया फाउंडेशन है। जो भी छोटा बच्चा 8th 9th 10th का फाउंडेशन की थीम को फॉलो करता है, वो 11th और 12th में जाकर सक्सेस का रेशियो, सफलता का रेशियो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने भी सिलेक्शंस हैं उसमें 90% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो प्री फाउंडेशन की कल्चर को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, प्री फाउंडेशन और एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्रिय अभिभावकों, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब आपने सुमित सर दिया। मेरा अगला सवाल धनंजय सर आपसे है कि कैरियर पॉइंट बहरोड में डीपीपी में जो टेस्ट है, उनका जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा? जी सर, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो हमें डीपीपी जो होता है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। डीपीपी जो है वो है डेली प्रैक्टिस पेपर। जब हम बच्चों को स्टडी मटेरियल देते हैं तो उसके साथ में हम एक शीट प्रोवाइड करते हैं डीपीपी के नाम से। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें टॉपिक वाइज हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं। तो उन टॉपिक वाइज स्टडी जब हम बच्चों को करवा रहे हैं तो उस पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी, उसमें हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम डीपीपी में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम बच्चों को स्टडी मटेरियल के साथ में देते हैं और डेली के डेली बच्चा जो भी टॉपिक क्लास में हुआ है तो उस पर वो करता रहता है। फिर हम बात करें टेस्ट पेपर की, तो टेस्ट पेपर का जो शेड्यूल है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें जो टेस्ट पेपर का शेड्यूल है वो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब हम चैप्टर वाइज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर वाइज हम सबसे पहले टेस्ट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूटी टेस्ट।
यूनिट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब बच्चा 2-3 यूनिट टेस्ट दे चुका होता है तो उसके बाद में होता है उसका रिव्यू टेस्ट। रिव्यू टेस्ट के बाद में जब सिलेबस हमारा आधा हो चुका होता है तब अब हम उस टेस्ट को लेते हैं, हम उसको बोलते हैं सेमी मेजर टेस्ट। और जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों को पूरा सिलेबस का टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेजर टेस्ट। तो जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं फिर हम बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो कि हमारे जो कोटा सेंटर है वहाँ से जनरेट किया जाता है सर। बिल्कुल, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो हम आपके यहाँ पर जो टेस्ट होंगे और जो डीपीपीज वगैरह होंगी वो सब आपको कोटा से प्रोवाइड की जाएंगी, कोटा के लेवल की होंगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये भैरोड़ के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरा अगला सवाल सुमित सर आपसे है, क्योंकि आजकल जितना हम देखते हैं बच्चों में मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ी समस्या है जी। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है? ये बच्चों के लिए अवसर है या फिर ये कोई समस्या है? जी, आपका हर सवाल बहुत बेहतर और नपातुला है कृष्ण सर। सेल फोन, जिस सेल फोन से हम अपने स्टूडेंट्स को दूर रखने का प्रयास करते हैं, वह कोटा या सीकर जैसे शहर में जाने के बाद उसके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, उसके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। नो डाउट एक अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए वो अवसर है, अच्छी चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए वो अपने बेहतर के रास्ते निकालता है। वहीं एक औसत बच्चे के लिए वो एक अभिशाप है। जिस फ़ोन से हम अपने बच्चे को दूर रखते हुए आ रहे हैं, कोटा और सीकर जाकर वह ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और उसमें 30% स्टूडेंट के बैड एलिमेंट्स क्रिएट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि हम कैरियर पॉइंट कोटा की ब्रांच भैरोड़ में रहकर अपने बच्चे को कोचिंग दिलाते हैं तो हमारी निगाह के सामने वो हर काम होगा जो पिछले 8 से 10 सालों में उसने हमारे सामने किया है। मैं समझूंगा यदि इस अवसर को रूप में देखना है, एक क्वालिटी के रूप में देखना है, तो हम अपनी मौजूदगी में एक टाइम पीरियड फिक्स कर कर बच्चे को सेल फ़ोन दें, इक्विपमेंट्स दें। यदि बच्चा हमारी निगाह से दूर है, हमारी निगाह से 500-700 किलोमीटर दूर है, तो वो उसके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया सर। मेरा अगला सवाल विवेक सर आपसे है और मेरा सवाल आपसे यह है कि जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम होता है उसके साथ बच्चे को बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं, तो आप इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? हाँ सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि सारे पेरेंट्स इस तरह के ख्याल रखते हैं कि जो बच्चे अभी बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं तो साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे करेंगे। मान लीजिए, देखिए, अगर कोई भी बच्चा 10th पास कर गया और 10th बोर्ड क्लियर करने के बाद 11th में जाता है तो जो सिलेबस है वो सीबीएसई का सिलेबस ही तो एनटीए का सिलेबस है। जब दोनों सिलेबस सेम है, बस अंतर क्या होता है एग्ज़ाम के पैटर्न का, और थोड़ा एनसीईआरटी सिलेबस जो है वही सिलेबस हमारे नीट एग्ज़ाम में भी आता है, जी एग्ज़ाम में भी आता है। बस थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न और थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का अंतर है और कुछ नहीं है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जी की तैयारी कर चुके होते हैं, उनके पास सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत डेप्थ में होता है। बस उन्हें क्या करना है कि अब तक वो प्रैक्टिस करते आए हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, अब उनको हमें सब्जेक्टिव पैटर्न पे टेस्ट कराना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, 1 महीने में सपोज मान लीजिए हमने 2 चैप्टर ख़त्म किया, तो उस मंथ के लास्ट में जितने भी वो देने थे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे चुके, ठीक है। अब उन दोनों चैप्टर से हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी रखते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा सा सब्जेक्टिव लिखने का भी, उसका मतलब सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस भी होते रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ उनके लिए एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले कुछ नई चीज़ें मिलेगी। वो हर महीने उनको आदत है एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव लिखने का, तो वो क्या होगा कि हर महीने देते देते वो हैबिचुअल हो जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए भी। और जैसे ही वो दिसंबर तक सारे सिलेबस ख़त्म हो जाते हैं तो उनका स्कूल की एग्जामिनेशन आ जाएगी जिसमें उन्हें सब्जेक्टिव पेपर देना है। तो उसके लिए फिर बाद में उनको 2 महीने हम केवल सब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयारी कराएंगे।
फिर 11th ख़त्म हो गया, फिर से बच्चे 12th में आ जाएंगे, फिर से हम अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे जिसमें हमें सारे चैप्टर को पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे उन्हें टेस्ट लेना है और फिर मंथ में सब्जेक्टिव पैटर्न पे ये सिलसिला चलते रहेगा। फिर 12th क्लास के बोर्ड के 2-3 महीने पहले उनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम केवल उनको बोर्ड पे फोकस करेंगे और जितने भी टेस्ट हैं वो सारे सब्जेक्टिव पैटर्न पे लेंगे जब तक उनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद वो सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने के बाद पूरे तरीके से अब नीट और जी के लिए लग जाएंगे। अब उनके लिए सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो भी हैं, जितने पेपर हैं, जिसमें सर ने पहले बोला भी कि मेजर टेस्ट सीरीज, तो उस समय मेजर टेस्ट सीरीज हमारा शुरू हो जाएगा और बच्चे मेजर टेस्ट सीरीज में अपना परफॉर्म करेंगे। जो भी उनकी डाउट होंगे वो क्लियर करते जाएंगे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते चले जाएंगे और वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एलिजिबल हैं। उनके पास इतना कैपेसिटी डेवलप हो जाता है कि वो नीट या जी के पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शानदार आपने जवाब दिया। अब मेरा एक अंतिम सवाल है और जिसको मैं रैपिड फायर राउंड नाम देना चाहूँगा। मेरे पास इसमें 6 पॉइंट हैं और आप मेरे पास 5 लोग हैं, तो सुमित सर मेरे आपसे 2 पॉइंट रहेंगे, बाकी आप सभी 4 लोगों से मेरा 1-1 पॉइंट रहेगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा कि कोटा कल्चर और बहरोड कल्चर में क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा। तो ये मेरा रैपिड फायर राउंड शुरू होता है। RS राठौड़ सर आपसे कि आर्थिक भार जो होता है आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, फाउंडेशंस की, तो हम IIT और नीट इन दोनों को प्रेफर करते हैं मेनली 12th स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड नॉन मेडिकल के लिए। अगर हम बात करें आर्थिक भार की, तो कोटा के अंदर मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ यही आती है कि अगर बच्चा कोटा में जाके स्टडी कर रहा है तो पर्टिकुलर एक तो कोटा की फ़ीस होगी, फीस स्ट्रक्चर एक हैवी फीस स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी हॉस्टल जो कल्चर है उसमें भी फ़ी रूटीन एज सिमिलर एज एकेडमिक फ़ीस है, ठीक है। सो अगर हम कहें कि डबल बर्डन उनको कोटा में या सीकर में ये फेस करना पड़ता है। अब अगर हम बहरोड की बात करें, अब एक बच्चा अपने लोकेलिटी में है, अपने गांव में है और घर रह के अगर वो स्टडी करता है तो पेरेंट्स के पास हॉस्टल फ़ी के नाम से जो एक्स्ट्रा फीस वहाँ डेवलप होती है वो चीज़ कैंसिल हो जाती है। तो सिर्फ यहाँ पे एक रीजनल फ़ी के अकॉर्डिंग हम उसी नीट और जेई के पैटर्न को सेम कोटा कल्चर वाइज हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। और सर कोटा ही क्यों, सीकर हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी जो जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। बहुत अच्छा जवाब सर आपका था। मेरा अगला जो रैपिड फायर राउंड 2 है वो सुमित सर आपसे है कि बच्चा घर की निगाह से दूर जब वहाँ होता है, मान लीजिए सीकर है, जयपुर है, कोटा है या XYZ एक्सेट्रा, उसमें और बहरोड में क्या फ़र्क है। किशन सर के रैपिड राउंड के सेकंड क्वेश्चन में जैसा कहा, बच्चा घर पर है या घर की निगाह से दूर है। कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली या किसी दूसरे महानगर में बच्चा यदि अपने पेरेंट्स की निगाह से दूर है, उसकी मॉनिटरिंग ओनली 1% होंगी। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, सिर्फ 1% मॉनिटरिंग होगी। कोई आपको ये जानकारी देने वाला नहीं है कि आपका बेटा कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग गया है या नहीं गया, रिपोर्टिंग्स क्या हैं, ये सभी नील के तौर पर चलेंगी। यहाँ बहरोड CP कैरियर पॉइंट के कैंपस में 24 घंटे 7 दिन मेरी और आपकी बाज जैसी निगाहें आपके नन्हे मुन्ने नौनिहाल पर रहेगी। आपके घर के सामने से वो स्कूल बस में बैठेगा, आपकी निगाह के सामने स्कूल बस से वो उतरेगा। आफ्टर देन हम और आप मिलकर एक अच्छी कोटा की सशक्त टीम जो मेरे साथ देख रहे हैं के साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग और गाइडेंस में हम 100% एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगा सकते हैं। कोटा की मॉनिटरिंग आप और मैं घर बैठकर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार जवाब आपने दिया, क्योंकि जब अक्सर हम देखते हैं कि हम सब जब बहरोड क्षेत्र में बैठे हैं तो लगभग यहाँ पर किसान परिवार बहुत सारे बिलोंग करते हैं आसपास के क्षेत्र में, और किसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर 10 दिन में या 15 दिन में, महीने में अपने बच्चे के पास जाकर के कोटा, सीकर यहाँ पर जाके मिल के आ सके, जिससे बच्चे के आउटलाइन जाने के या फिर कह सकते हैं कि बैड एलिमेंट से ज़्यादा हो जाते हैं। सर बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। मेरा अगला रैपिड फायर राउंड 3 सर धनंजय जी सर आपसे है, और वो ये है कि बैड एलिमेंट्स एंड हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर आपकी क्या राय है। देखिए, ये
बहुत ही मेजर क्वेश्चन है ये। अगर हम हेल्थ का इशू की अगर हम बात करें तो अगर आप वहाँ कोटा के अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखोगे तो वहाँ लगभग 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ डायरिया या फिर जॉइंडिस की मैं बात करूँ, जो कि सबसे ज़्यादा कोटा में देखा जाता है। तो वहाँ पे जो फूड जो बच्चों को दिया जाता है, फूड क्वालिटी जो दी जाती है, और जो वहाँ का जो आप पानी की जो बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, और वो धीरे धीरे है जो अपना पढ़ाई से दूर और इन स्वास्थ्य से जो संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हीं में जूझ के रह जाता है। ठीक है। और बैड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बैड एलिमेंट्स में ये है कि अगर आप बच्चा अपने घर से दूर है, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इतना कंट्रोल नहीं रह पाता है वहाँ पे। और जब कंट्रोल नहीं रहता है तो उसके पास में सारे ऑप्शंस रहते हैं, अच्छे ऑप्शंस भी रहते हैं तो बुरे ऑप्शंस भी रहते हैं। तो उसमें क्या है कि अब बच्चा तो बच्चा है, अब वो कैसे डिसाइड कर पाएगा कि ये मेरे लिए सही रास्ता है, ये मेरे लिए बुरा रास्ता है। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। तो इस वजह से अगर हम ये अपने घर पे रह के अगर वो स्टडी करेगा बच्चा, तो हमारा भी उसमें वो पूरा रोल रहेगा और पेरेंट्स का भी पूरा रोल रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग में हमारा पूरा रोल रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से उस बैड एलिमेंट्स से कहीं ना कहीं दूर होता जाएगा बच्चा। बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर आपने जवाब दिया। मेरा अगला जो रैपिड फायर राउंड 5 है वो हमारे अंसारी सर से है। सर आप मुझे बताइए कि जैसे कोटा सीकर जयपुर में जो बच्चा होता है वो फैकल्टीज, मैंने सुना है कि जो फैकल्टीज हैं उनसे वो डाउट नहीं पूछ सकता। हाँ, वहाँ पे क्या है कि बहुत भीड़ है, समझे ना। वहाँ पे मतलब 500-1000 बच्चे एक बार में बैठते हैं, और वहाँ पे जो डाउट सॉल्विंग का है तो वो अलग टीचर होता है, पढ़ाने वाला अलग टीचर होता है। तो दोनों में मीन्स अब आप समझते ही हैं कि बच्चा पढ़ रहा है किसी और टीचर से और डाउट किसी और से पूछेगा तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, और वो प्रॉब्लमें बहुत फेस करनी पड़ती है वहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग टीचिंग करेंगे, हम ही लोग डाउट सॉल्व करेंगे, हमसे बच्चा 24 आवर्स पूछ सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा जवाब है सर आपका। और मेरा अगला और अंतिम सवाल रैपिड फायर राउंड का विवेक सर आपसे है, और ये बहुत ही बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये डिप्रेशन। जी सर, देखिए एक्चुअली अभी अंसारी सर ने बताया और जो हमारा धनंजय सर ने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसी से रिलेटेड आपका ये सवाल का मैं उत्तर देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हेल्थ इशू का वहाँ पे क्या होता है, जो फूड की क्वालिटी हो गई। देखिए मेस में जो क्वालिटी है वो तो कभी घर जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े मास में बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, तो हम उतना केयर नहीं कर सकते हैं, उतना न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं दे सकते हैं उस फूड क्वालिटी, है ना, उस फूड क्वालिटी में। तो अब समस्या ये आती है कि बच्चा अगर अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाएगा तो वो अपना ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज कब कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, क्योंकि हमें पढ़ाई में ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज करना है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे जितनी कैपेसिटी बच्चों को होनी चाहिए उतना वो कर नहीं पाते, और नहीं करने के कारण क्या होता है कि सिलसिला लंबे समय तक चलते रहा। मान लीजिए सपोज कोई बच्चा गया क्लास करने के लिए, शुरुआत एडमिशन लिया, क्लासेस शुरू हो गई और उनको होमवर्क दिया जा रहा है। पहले दिन का होमवर्क वो पूरा नहीं कर पाए, उसमें 30% बच गया। दूसरे दिन का होमवर्क फिर कुछ बच गया, फिर कुछ बच गया, ऐसे सिलसिला चलते रहेगा। अल्टीमेटली वो अपने होमवर्क के दबाव से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें लगता है कि अब मैं आया किस लिए था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जबकि वो ऐसा नहीं है। देखिए जो भी बच्चे वहाँ गए हैं, खासकर मोस्टली बच्चे सिंसियर होते हैं, तभी वो घर से बाहर जाते हैं और वो ये उद्देश्य लेके जाते हैं कि मैं रिजल्ट लेके आऊँगा। लेकिन वो जब हेल्दी ही नहीं है तो वो रिजल्ट कहाँ से दे पाएंगे वो। तो ये समस्या जो होती है, इस कारण से धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, खुद ही गलानी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में हो जाता है और उसके साथ निगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात क्या रही है कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपके टीचर इतने बिजी हैं कि आपको डाउट नहीं बता सकते। वहाँ पे टीचरों के साथ क्या है कि लंबी क्लासेस हैं और शेड्यूल्ड है क्लासेस। एक क्लास करके निकले, दूसरे क्लास में चले गए, दूसरे से निकले, तीसरे में चले गए। अब समस्या क्या आ रही है कि वो टीचर क्लास लेने में बिजी हैं तो डाउट कौन बताएगा। उसके लिए डाउट काउंटर अवेलेबल है। डाउट काउंटर पे जो टीचर्स हैं वो जो डाउट बताएंगे, हो सकता है कि वो क्लासरूम वाले टीचर से मेथड अलग हो,
क्योंकि मेनली क्या होता है कि हम लोग नीट की तैयारी क्यों करते हैं, इसलिए कि हमें एक लिमिटेड टाइम में उतने सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसमें हमें शॉर्टकट मेथड्स बहुत सारे होने चाहिए जो अप्लाई करेंगे। हमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं, तरीके बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट समझना है। तो वो टीचर जो हमारे क्लासरूम में समझा के गए हैं उसको मैं समझ गया, लेकिन हमें जो डाउट आ रहा है वो दूसरे से क्लियर करना है, दूसरे सर से क्लियर करना है। उस कंडीशन में दोनों में कंट्रावर्सी है, बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली ना तो आपके पेरेंट्स आपके पास हैं कि आपको इमोशनल सपोर्ट दें, ना तो आपके टीचर, क्योंकि देखिए बच्चों और टीचर के साथ एक अभिन्न संबंध है। ये बोल सकते हैं कि टीचर जो भी हैं वो पेरेंट्स से कम नहीं है बच्चों के लिए। तो टीचर जो आपको हमेशा क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो तो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके साथ भी बॉन्डिंग आपकी नहीं बनी। अल्टीमेटली क्या होगा, ना पेरेंट्स से आप बहुत दूर हैं, टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, और आप जितना चाह रहे हैं करना उतना कर नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है कुछ महीनों के बाद कि मेरा सिलेक्शन पता नहीं इस बार होगा कि नहीं, और इसी सोच के कारण बच्चे हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो बच्चे, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो चुके मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो बच्चे टैलेंटेड थे अपने क्लास 10 तक या 12 तक जो गए वहाँ पे, वो बच्चे वहाँ से बहुत एवरेज बन के आते हैं, रिजल्ट नहीं हो पाता है। और अल्टीमेटली कुछ ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि डिप्रेशन का इतना ज़्यादा शिकार हो चुके होते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत से गुजरना पड़ता है, साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। बच्चा गया था डॉक्टर बनने के लिए, अब पेशेंट बन के आ रहा है। इस कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखिए बहरोड में एक बहुत अच्छी क्या डिफरेंस मुझे लगा कि यहाँ पे अगर बच्चे आते हैं तो पहला चीज़ कि क्लासरूम छोटी है। हम लोग 25-30 बच्चों को एक क्लास में रखेंगे, मतलब ईच एंड एवरी टीचर के पास इतना समय है कि पार्टिकुलरली सारे स्टूडेंट को समझ पा रहा है, उनकी कैपेसिटी को समझ पा रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि उनका क्या ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे वो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स के साथ हो रहे हैं तो पेरेंटल केयरिंग भी हो गई। अगर किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। तो ये सारी बेनिफिट्स यहाँ पे है। तो बच्चा कम से कम अपने होम टाउन में है, वो उस शहर में जहाँ जन्म लिया वहाँ पे लंबा समय गुजारा है, तो वहाँ पे उसके लिए नया नहीं है। वहाँ शहर भी नया, पेरेंट्स नहीं, सारा खाना पीना एवरीथिंग सारा कुछ नया होता है। नए लोग, इतने सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों में मैं देखा है सर कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हर बच्चों का नेचर अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चा बहुत कम बोलने वाला है और वो उनके इन्वायरमेंट में जो बहुत ज़्यादा चंचल बच्चे हैं। अब कम बोलने वाले बच्चे उन चंचल बच्चों के बीच में पहुंच के अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। वो भी ये कहीं ना कहीं कि उसके मतलब मेंटल बोल सकते हैं कि मतलब एक तरह से उनके लिए मेंटली टॉर्चर होता है, क्योंकि वो शांति प्रिय हैं और उनके आसपास मतलब चंचल बच्चों का झुंड है। अब वो ना चाहते हुए भी वहाँ पे उनकी मजबूरी है रहना, क्योंकि वहाँ पे अब हर जगह पे घर तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना, तो उनके लिए वही हॉस्टल ही घर है। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें हैं सर जिसके कारण से बच्चे मेनली डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया, क्योंकि देखते हैं कि आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि बच्चा बनने तो वहाँ डॉक्टर गया था और वो खुद वहाँ से डॉक्टर के पास दिखाने के लिए उसको भेजना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे हालत हो जाती हैं कई बार। मेरा अंतिम सवाल इस इंटरव्यू सेशन का सुमित सर आपसे है, आप आपके बहरोड क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समस्त राठ क्षेत्रवासियों को यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा किए गए इस ग्रांड अचीवमेंट जिसका नाम कैरियर पॉइंट कोटा है के साथ जुड़कर वो बेहतर आयाम कायम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, यूनिक पद चिन्ह बनाता है, दूसरों के पद चिन्हों पर चलता नहीं है। एक मैसेज उन सभी संस्था प्रधानों के लिए, यदि जो सीनियर साथी लोग हैं, आज से 10 साल पहले यदि आप फाउंडेशन की थीम को एक नई पहल देते तो मेरा बहरोड आज कोटा और सीकर की जगह ले चुका होता। जिम्मेदार हैं आप सभी। काश आप पहले से शुरुआत करते तो मेरा बहरोड का अरबों रुपया बाहर के शहरों में नहीं जाता। मेरा बहरोड एक कोटा, सीकर, जयपुर जैसी एजुकेशन हब फाउंडेशन में एक अलग पहचान कायम कर चुका होता। लेकिन मैं 100% विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अपने संपूर्ण राठ क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं,
कोटा का मैनेजमेंट, कोटा की टीम, कोटा की कल्चर, कोटा से क्वेश्चन पेपर, कोटा से स्टडी मटेरियल, कोटा से वीडियो लिंक के जरिए अपने स्टूडेंट्स को वो सब चीजें मुहैया करवाऊंगा जो एक विद्यार्थी के लिए सफलता में सहायक साबित होती हैं। जय हिंद, जय भारत।